गाजियाबाद में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। गाजियाबाद में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 403 और एक्टिव केस हैं 123। गाजियाबाद में अब तक 271 मरीज ठीक हो चुके हैं। गाजियाबाद में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 403 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीज हैं 123 गाजियाबाद में ही। गाजियाबाद जिले के अंदर 271 मरीज, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक भी अब तक हो चुके हैं। और वहीं 28 पावर सबस्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास किया है सीएम योगी ने। लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ऊर्जा मंत्री ने 3 साल में बेहतर काम किया। सीएम योगी ने यह भी कहा ऊर्जा विभाग शानदार काम कर रहा है। सीएम योगी ने कहा 1 करोड़ 24 लाख परिवारों को हमने मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए हैं। बिजली को लेकर अब शिकायतें नहीं मिलती हैं। सीएम योगी ने लोकार्पण के दौरान में महकमे की जो अपनी उपलब्धियां रही हैं उनका जिक्र किया और कहा कि सब लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। हर घर को उजाला देने का लक्ष्य है। आने वाले समय में 24 घंटे बिजली देंगे। ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक तक करने के लिए उठाए गए कदम हों, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो। और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास था। 1 करोड़ 24 लाख से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आज़ादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। ये केवल विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए, बल्कि इसके लिए लगभग 1.25 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। और ये निरंतर प्रयास है कि अभी विद्युत वितरण की जो गति है 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे की, पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें। उस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की एक कड़ी जोड़ी जा रही है। ये सारा कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण या प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण एक सकारात्मक भाव के साथ राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और वह टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है।
कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीनों से हम सब इस बात को देख रहे होंगे कि बिना लॉकडाउन की परवाह किए बगैर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को व्यापक क्षति पहुंची, वहां पे हो सकता है कुछ समय भले ही लगा हो, लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान भी बहुत शानदार रही और कहीं से भी शिकायत का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। ये जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पावर कॉरपोरेशन के द्वारा उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश सरकार 1881.75 करोड़ रुपए की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 1253.56 करोड़ रुपए की लागत से नई योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़ी है। सबको बिजली और हरदम बिजली के इस लक्ष्य को लेकर के हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉरपोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ, पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, उसी कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन प्रदर्शन करने में आगे भी इसी प्रकार से सफल होता रहेगा। मैं एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला महिला अस्पताल में एडमिट महिलाओं से मंत्री अतुल गर्ग ने बातचीत की। महिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के निरीक्षण के दौरान जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। तीन हाथ का फासला होना चाहिए। सभी खड़े हुए व्यक्तियों में 2 से
देखिए, यहाँ पर इसलिए आए यहाँ पर कि कोविड का जो एक चैलेंज, चुनौती पूरे देश के सामने है, पूरे संसार के सामने है, कहीं उसके ध्यान में यहाँ पर जो अन्य सेवाएं हैं वो प्रभावित तो नहीं हो रही हैं। पर यहाँ आकर के बहुत संतुष्टि मिली कि यहाँ पर जितने भी मरीज़ यहाँ भर्ती हैं, जितनी भी माएँ यहाँ भर्ती हैं, सब ने बहुत तारीफ़ की है। यहाँ पर 40 से ज़्यादा लोगों के एक्सरे हुए हैं, या 56 से ज़्यादा लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ है आज, या 7 से ज़्यादा आज ऑपरेशन हुए हैं, कल 8 ऑपरेशन हुए हैं। तो जितनी भी सुविधाएँ वो सब मरीजों को दी जा रही हैं। और तो ये दोहरा चैलेंज यहाँ के जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो चुनौती झेल रहा है, दोहरे स्टाफ की। एक तरफ वो कोविड से भी लड़ रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर जनता की सेवा में। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम पूरे प्रदेश के माध्यम से 35 जिलों का कार्यक्रम उनका भ्रमण का है, जिसमें आज वो शामली, सहारनपुर, उधर से निकलते आज मुजफ्फरनगर का यहाँ निरीक्षण किया। इमरजेंसी में सभी मरीजों से बातचीत की, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सभी डिपार्टमेंट में उन्होंने जो है देखा है, निरीक्षण किया है। उसके बाद महिला वार्ड में भी उन्होंने सभी वार्डों में प्रत्येक जो मरीज़ हैं उनसे भी पूछा है किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पैसे तो नहीं ले रहा। सबसे बातचीत की है, अच्छा तो उनको यहाँ मिला है। और उन्होंने भी बच्चों को जो आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपये बच्चों को, बेटे को दिए हैं। और सबको कहा है कि जो बच्चे हैं इनकी बेटी के लिए 5000 रुपये बैंक में खाता होना चाहिए, आपके खाते में 5000 रुपये लड़के के खाते में, और जिनकी बेटी हुई है उनके खाते में 7000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री। लखनऊ में सम्मान समारोह, भोजपुरी समाज ने पुलिस और पत्रकारों को सम्मानित किया। कोरोना संकट के समय जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, डीसीपी सोमेन वर्मा के साथ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देखिए, इस बार हज को लेकर जो एक सवाल उठ रहा है, बार बार मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हज होगा कि नहीं होगा। अभी तक सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी बात है कि जिसके लिए हम कह सकें कि हमारे लोग हज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कोरोना की स्थिति को देखें तो कोरोना की स्थिति को देखकर तो ये साफ है कि इस बार हज बहुत मुश्किल है। हमारे देश से, खास करके हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश से लोगों का जा पाना मुझे तो लगता है नामुमकिन है, क्योंकि हम पूरा देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सऊदी अरब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उनके यहाँ 20-25 लाख लोग अलग अलग देशों से आएंगे, उसमें भारत के भी 2 लाख लोग होंगे, तो उनको कैसे लेंगे और फिर उनका टीकाकरण होना, उनका कोरोना टेस्ट होना, तो ये एक अलग चुनौती होगी। तो चूंकि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इस बार हज हो पाना नामुमकिन होगा। और इसीलिए भारत सरकार ने हम सबको आदेशित किया है कि जिन आज़मीन ने अपने रजिस्ट्रेशन किए थे हज को लेकर, अगर वो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, वो भर देंगे, वो हमें दे देंगे, हम उनका 100% पैसा रिफंड कर देंगे। भारत सरकार ने इस बात के लिए हमको बता दिया है, तो इसलिए हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम उनका पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि अब इस दौरान ना उनका कोई टीकाकरण हो पाएगा, ना मेडिकल टेस्ट हो पाएंगे, उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो इसलिए पहले सुरक्षित रखना सबको, सबकी जान बचाना, ये हमारे लिए प्राथमिकता होगी, सभी देशों के लिए होगी। तो वही उसी में हम सब लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, पूरे देश के हर राज्य लगे हुए हैं। इसलिए इस बार का हज हो पाना मुझे। लखनऊ में सम्मान समारोह, जहां पर भोजपुरी समाज ने पुलिस और पत्रकारों को सम्मानित किया। कोरोना संकट के समय जान को जोखिम में डालकर काम करने वाले वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, डीसीपी सोमेन वर्मा के साथ पत्रकारों को यहां सम्मानित किया गया। भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने किया सम्मानित। और यहाँ के जो हमारे सोमेन वर्मा जी हैं, जो पुलिस उपायुक्त हैं, वो गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर को खोलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि अगर राज्य सरकार से संबंधित आदेश आए तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर दिए जाने वाले दिशा निर्देश जारी कर दे।
तो मंदिर को 8 जून से खोल दिया जाएगा। देखिए दिशा निर्देश आ चुके हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश सरकार की रही उसमें ये दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस यानी जारी हो चुकी हैं कि 8 तारीख से मंदिर खुल जाएंगे और तमाम गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी है जिनमें मास्क पहनना अति आवश्यक होगा अगर मंदिर परिसर में कोई प्रवेश करा है। दूसरा, अगर मंदिर परिसर में किसी ने प्रवेश किया है तो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक और खास बात यह कि एक बारी में जो मंदिर का प्रांगण होगा उसमें भगवान के दर्शन के लिए सिर्फ श्रद्धालु 5 ही होंगे एक बारी में और उनके चेहरे पर मास्क होगा। और खास बात यह कि मूर्ति पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, सभी दूर से ही भगवान को प्रणाम करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से और हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, नरेंद्र गिरी जी, अखाड़ा परिषद ने जो है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, सबको और हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है योगी जी महाराज को, सबको पत्र लिखा था कि मंदिरों को जो है वो खोला जाए, क्योंकि उस समय में 2 महीना के आसपास हो गया था और अभी 8 महीने मतलब 8 जून को जो मंदिर खुल रहे हैं तो ये समझो कि 2.5 महीने के आसपास हो जाएंगे। तो इसमें सब भक्तों का भी क्या है कि बहुत भक्तों का भी बहुत लोगों को मांग थी कि मंदिर में पूजा पाठ करना और भगवान तो करुणामयी है, उनको प्रार्थना करना है तो ये कोरोना जैसी बीमारी से भी मुक्त होंगे। और विशेष रूप से व्यक्ति को जो है बहुत लोगों ने बोला भाई घर में रह के पूजा करना, तो ऐसा होता है कि जो एक वातावरण होता है, एक अनुभूति होती है, तो वो घर में रह के नहीं आ सकती है, वो मंदिर में बैठ के ही पूजा जाप वगैरह करना है और भगवान के दर्शन करने से विशेष रूप से उसका अनुभूति होती है। और देखिए इस बीच नोएडा में जिम संचालक भी अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 29 में जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया। अनलॉक के दौरान जिम ना खोलने की परमिशन ना मिलने से परेशान हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से जिम बंद हैं। जिम संचालकों के साथ ट्रेनर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शराब की दुकान खोलने की अनुमति के बाद जिम खोलने की परमिशन नहीं मिली। जिम संचालकों की मांग है सरकार जल्द जिम खोलने की परमिशन दे। लॉकडाउन में जिम बंद होने के कारण आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। हम 4-5 महीने से कोई इनकम नहीं है। जो हम रेंट पे रहते हैं वो हमारा रेंट जा रहा है, जो हमारे घर में खर्चे हैं वो पूरे खर्चे हो रहे हैं। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरा मेडिकल क्लेम था। आज की डेट में मैं ऐसी हालत में हूँ, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या अपनी बीवी को सुसाइड करा दूँ, क्योंकि ना मेरे पास ऑपरेशन करने के लिए पैसे हैं, ना मैं कहीं जा सकता हूँ। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में जाऊँगा तो नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, क्योंकि अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ डिलीवरी से 40 से 50 हज़ार रुपये लग जाएंगे और मेरे खाने के लाले पड़े तो मैं ऑपरेशन कहाँ से करा लूँ। हमारे जिम ओपन कर दी जाए, हमें काम मिले, हम रोज़गार नहीं दे और हम हेल्थ लोगों के हेल्थ ठीक करते हैं। आज हम खुद इतने डिप्रेशन में, जो लोगों को डिप्रेशन में से निकालते थे, हर एक बंदा डिप्रेशन में, जिसका जिम बंद है या जो ट्रेनर है, जो वहाँ पे हाउसकीपिंग का काम भी करता है, वो भी डिप्रेशन में है। देखिए जब भी करेंगे हम शांतिपूर्ण आंदोलन ही करेंगे जब भी, क्योंकि हम ट्रेनर्स हैं, हमारे अंदर पैशन भी है और हमारे अंदर पेशेंस भी है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम कोई अशांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे ही नहीं। हम जो भी बात सरकार से करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। नोएडा से हूँ, मैं जिम में काम करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं इसी में काम कर रहा हूँ नोएडा के अंदर। पहले फरीदाबाद में भी करता था। मेरा ये कहना है कि 5 महीने हो चुके हैं आज, मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब मैं कभी घर में कोई तबीयत खराब हो जाए, 60-70 साल के मेरे माँ बाप हैं, अब उनका रोज़ का मेडिसिन का खर्चा है, वो मैं कहाँ से ला कर दूँ। अब उनको भी चाहिए कि मैं कुछ करूं, मेरे बच्चे हैं, उनके दूध के लिए वो पैसे चाहिए, कहाँ से लेकर आऊँ मैं वो पैसे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, कहाँ से ला कर दें। अकाउंट में कुछ है नहीं। या तो सरकार को ये होना चाहिए कि हर महीने कुछ पैसा। खबर इटावा से है, जहां पर कम्युनिटी किचन परिसर में मैखाना चल रहा था। कर्मचारी वहां पर जाम छलका रहे थे। कैमरे में कैद हुई शराबी कर्मचारियों की ये हरकतें। कम्युनिटी किचन में दिन में खाना बनता है और रात में यहां पर जाम छलकता है। नगर पालिका और अन्य विभाग के कर्मचारी परिसर के अंदर ही शराब पीते हैं। ये पूरा मामला इटावा क्लब में बने कम्युनिटी किचन का है। भाई साहब मेरा नाम थक जाते हैं काम करते करते। नहीं वो हमने भैया हम जानते, हम भी अपने यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं उस समय। भाई साहब मेरा नाम थक जाते हैं काम करते करते। नहीं वो हमने भैया हम जानते, हम भी अपने यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं उस समय। भाई साहब मेरा नाम थक जाते हैं काम करते करते। नहीं वो हमने भैया हम जानते, हम भी अपने यहाँ पे अपना
काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं उस समय। भाई साहब मेरा नाम थक जाते हैं काम करते। अपनी सफाई में कह रहे हैं कि दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए अब उनका ये पार्टी टाइम है। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ इनामी बदमाश का साथी फरार, तलाश जारी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से बाइक, अवैध हथियार बरामद हुए। थाना 24 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। रही थी यहाँ जो ये स्पाइस मॉल है उसके पास दो बाइक सवार इधर से आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। दोनों संदिग्ध लग रहे थे, उसमें दोनों भागे और उसमें से एक ने पुलिस की पार्टी को फायर किया। क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक वो घायल हुआ और यहीं गिर पड़ा जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये बेसिकली इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया। पूछताछ में इसने अपना नाम मुजम्मिल बताया है। ये 50,000 रुपये का इनामिया है और ये यहाँ पे जो घटना 13 फरवरी को ज्वेलरी लूट की हुई थी सेक्टर 12 में, ये उसका एक मुलजिम था और ये शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरा है और इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। देखिए अभी सामने चेकिंग चल रही थी यहाँ। प्रयागराज में दिन दहाड़े महिला से लूट हुई। रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी से चेन स्नैचिंग। थाना झूसी के आवास विकास कॉलोनी की सनसनीखेज वारदात देखिए। महिला से लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला आराम से बैठी है घर के बाहर, अचानक से एक शख्स वहां आता है, उस गले से चेन छीनता है। इतने में दूसरा शख्स आता है जो बाइक पर सवार होता है और उसे बिठाता है बाइक पर और वहां से फरार हो जाता है। सिद्धार्थ नगर में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सिद्धार्थ नगर में कोरोना से अब तक 5 मौत हो चुकी हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।